कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 26वां दिन। किसानों ने आज से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर जहां जहां प्रदर्शन चल रहा है, वहां 11-11 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं 24 घंटे बाद 11 दूसरे किसान इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी ओर हरियाणा में 25 से 27 दिसंबर तक टोल फ्री किए जाएंगे, जिसका ऐलान किसान रविवार को ही कर चुके हैं। इसके 5 घंटे बाद ही सरकार ने बातचीत के न्योते के लिए एक चिट्ठी भेज दी। चिट्ठी में तारीख तय करने के लिए किसानों से कहा गया है, किसान इस पर फैसला ले सकते हैं। 23 दिसंबर को किसान दिवस है। किसान संगठनों ने अपील की है कि इस दिन देश भर के लोग एक दिन का उपवास रखें। 26 और 27 दिसंबर को किसान एनडीए में शामिल दलों के नेताओं से मिलकर उनसे अपील करेंगे कि वो सरकार पर दबाव डालें और तीनों कानून वापस करवाए जाएं। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ भी प्रदर्शन शुरू किए जाएंगे। वहीं किसान संगठन अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों का बॉयकॉट करने के अभियान को जारी रखेंगे। आढ़तियों पर छापेमारी के विरोध में किसान इनकम टैक्स ऑफिस के बाहर भी प्रदर्शन करेंगे। उधर आंदोलन के 26वें दिन दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान जोश के साथ ठंड में डटे नजर आए और सरकार से काला कानून वापस लेने की एक बार फिर से अपील की। आंदोलन का 26वां दिन है और मैं इस समय दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। यहाँ पर किसानों के नेता जो राकेश टिकैत जी हैं, वो किसानों का हाल जान रहे हैं। आप देखिए, एक बुजुर्ग किसान के पैर में यहाँ चोट लग गई है और राकेश टिकैत जी आकर उनसे पूछ रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है। किसान यहाँ लगातार आंदोलन पर डटे हुए हैं, ठंड है और ज्यादा जो अपने साथ वो सामान है, खासकर अगर चप्पल जूतों की बात करें तो इतने नहीं लेकर आए हैं और शायद उसी वजह से उनके पैर में कोई चोट लग गई है और यहाँ वो उनका हाल जान रहे हैं। क्या हुआ है जी? इनका चोट लग गई तो इन्हें अपनी देसी जुगाड़ से अपनी जुत्ती बना ली। तो ये एक देसी जो जुगाड़ है वो बुजुर्ग किसान ने किया है। बहुत ठंड भी हो रही है। बाबूजी, कैसे लग गई चोट? ट्रॉली पे तो उतरते हैं ना, ट्रॉली से। बहुत। राकेश टिकैत जी से आज पूछ लेते हैं कि 26वां दिन है सर, बनेगी बात? 26 और 26 और 26, हाँ, ये 3-26 आगे। हाँ, 26 जनवरी भी खास है। 26 जनवरी तो खास है ही। तिरंगा झंडा लेकर चले गए। उस दिन पता चलेगा असली देशद्रोही कौन है, असली देश वाले कौन है। ये जानना चाहेंगे, एक बार फिर से सरकार ने आमंत्रित किया है किसानों को, ये कहा है कि बुला रहे हैं, आप तारीख दीजिए। तो तारीख आप देंगे और क्या बात होने वाली है? तारीख तो वही देंगे। हाँ, हमारी तरफ तो तारीख है ही, बतावे कब जाना है। इस समय मैं सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हूँ और किसान मजदूर एकता के जो वॉलंटियर्स है उन्होंने खून से चिट्ठी लिखी जा रही है। और सर, ये चिट्ठी के बारे में बताइए सर। हाँ जी, ये मोदी सरकार के लिए चिट्ठी लिखी हुई है। जो इधर आंदोलन चल रहा था बिल्कुल शांतमयी, ये सरकार कुछ आरएसएस के आदमी इधर आंदोलन को आके खराब करने के लिए आ रहे हैं। इधर हमने कल भी कुछ लड़के पकड़े, इसके लिए हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने ये कदम चुका है, ये सरकार को हमारा खून ही चाहिए। वो जो 3 ऑर्डिनेंस उनने हमारे लिए लिए हैं, उनके विरोध में हम इधर बैठे हुए हैं और वो साडा आंदोलन को खराब करने के लिए इधर साजिशें कर रही है। इसलिए हम उस सरकार को कहना चाहते हैं कि आपको हमारे पे कुछ करने की लोड़ नहीं है। हम तो खुद खून देने वाली कौम है। हम अपना जो भी हमारे में था हमने लिखकर इस चिट्ठी में उस मोदी सरकार को दे रहे हैं। देखो, अभी तक तो सैकड़ों लोग खून दान कर चुके हैं और सैकड़ों लोग इस पे साइन करेंगे। चिट्ठी पे एक चिट्ठी लिखेंगे रोजाना, उस पे सैकड़ों लोग जितने दान करेंगे सबके साइन करा के प्रधानमंत्री साहब को भेजेंगे। सर, अगर आप एक बार चिट्ठी दिखा दें। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खून से चिट्ठी लिखी जा रही है। ये चिट्ठी जो है वो प्रतिदिन 2 चिट्ठियां लिखी जाएगी जो कि केंद्रीय सरकार को भेजी जाएगी। और ये किसानों की तरफ से एक बड़ा कदम आज उठाया गया है, जहाँ पे उन्होंने साफ तरीके से कह दिया है कि जो वार्ता चल रही है किसान और सरकार के बीच, वो आगे नहीं बढ़ रही है और सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही है। तो इसके लिए किसान द्वारा आज ये कदम उठाया गया। और आज बता दें कि किसानों ने आज 1 दिवसीय भूख हड़ताल का ऐलान किया था, जहां पे सिर्फ सिंघू बॉर्डर ही नहीं, अलग अलग बॉर्डर पे आज 1 दिन की भूख हड़ताल की जाएगी। 24 घंटे की भूख हड़ताल की जाएगी। अभी 11 जो किसान नेता है वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं और उनके बाद और जो बाकी किसान संगठनों के नेता हैं
वो भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और दूसरी तरफ सरकार ने किसान संगठनों को पत्र लिखा है, जिस पत्र में उन्होंने कहा है कि किसान संगठनों को वो निमंत्रित करते हैं कि वो आके बातें करें, जिससे जल्द से जल्द कोई सॉल्यूशन निकले। अब देखिए किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमने आपको ऊपर की तस्वीर भी दिखाई थी नेशनल हाईवे 9 के ऊपर की, और नीचे की तस्वीर भी आपको यहाँ दिखा रहे हैं। किसान यहाँ बैठ गए हैं और यहाँ अनाउंसमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी ये मांग है कि जो इनके ट्रैक्टर हैं वो नहीं आने दिए जा रहे हैं। क्यों नहीं आने दिए जा रहे हैं, उस पर वो सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं। वजह क्या है आपके यहाँ पर बैठने की? वजह यह है जी, जो हमारे पीछे किसान रोक के गए जी, सुबह हमें भी रोक के गया, और फिर भी हम भी छुपते छुपाते आए यहाँ पे। बहुत काफी ट्रैक्टर ट्रॉली रोके हुए हैं हम पीछे दोनों तरफ, ऊपर नेशनल हाईवे 9 पर भी और नीचे भी अब किसान बैठे हैं। हाँ, इसीलिए बैठे हैं कि उनको क्यों रोका जा रहा है, वहाँ पे क्यों नहीं आने दिया जा रहा। कब तक बैठे रहेंगे यहाँ? जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे किसान नहीं आएंगे। तो इनका ये कहना है, साफ तौर पर चेतावनी है कि जब तक इनके किसानों को नहीं आने दिया जाएगा तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। आप सुनिए क्या वो नारेबाजी कर रहे हैं। मैं इस समय नेशनल हाईवे 9 पर मौजूद हूँ और इधर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो किसान दिल्ली की तरफ से आने वाले नेशनल हाईवे 9 पर भी बैठ गए हैं और यहाँ पर लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि उनके कुछ ट्रैक्टर मेरठ और दूसरे जिलों से यहाँ पहुँच रहे थे, जिसमें हजारों किसान थे, लेकिन पुलिस उन ट्रैक्टर्स को यहाँ नहीं आने दे रही। और आप देखिए तमाम जो किसान हैं ये दिल्ली से आने वाली साइट पर आ गए हैं। पहले ये लगातार गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाली साइट पर नेशनल हाईवे 9 पर बैठे हुए थे और यहाँ पर किसान लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, उनके ट्रैक्टर्स को नहीं आने दिया जाएगा, तब तक वो यहाँ बैठे रहेंगे। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के लिए मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई। जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव के लिए मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मतगणना 22 दिसंबर को की जाएगी। वहीं काउंटिंग से पहले अधिकारियों और कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट किया गया। पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन की मदद से भारतीय सीमा पर 11 हैंड ग्रेनेड फेंके गए। सभी हैंड ग्रेनेड पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक आयुध कारखाने में तैयार किए गए थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आपसी रंजिश में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। उसके बाद दबंगों ने किसान के घर में आग लगा दी, जिससे कई जानवरों की मौत हो गई। हाल ही में सोशल मीडिया पर मशहूर हुए बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद ने दिल्ली के मालवीय नगर में नया रेस्टोरेंट शुरू किया है। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन सोमवार को बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। बाजार में ये भारी गिरावट ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया रूप सामने आने और कुछ देशों में लॉकडाउन लगने की वजह से हुआ। इस वजह से सेंसेक्स 1406 अंक लुढ़क कर 45,553 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 432 अंक नीचे 13,328 पर बंद हुआ। इधर भारत में कोरोना की वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर सामने आई। देश में जनवरी में कोविड-19 का टीकाकरण शुरू किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनवरी के किसी सप्ताह में भारत में लोगों को पहला कोविड टीका लगाया जाएगा। जितनी तकलीफों से हम गुजरे हैं वो तकलीफें अब खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं और उसके साथ साथ आप जान रहे हैं कि आने वाला जो वर्ष है उसमें जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है बीमारी से लोगों को बचाने के लिए वैक्सीन की खोज में, वो भी दिशा सफलता की ओर बढ़ रही है। तो सारी चीज़ों को ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें तो डेफिनेटली हम बेहतर पोजीशन में हैं और भारत तो इतना बड़ा देश होते हुए मैं ये समझता हूँ कि सारी दुनिया के बहुत बड़े बड़े देशों के मुकाबले और भी ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है। जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और इवन ब्लॉक लेवल तक की जो तैयारियां कर रही है पिछले 4 महीने से कर रही है। वैक्सीन को हो सकता है कि लगाने में भी और 1-1.5 महीना लगे,
लेकिन हम तैयारी 4 महीने से कर रहे हैं। 86,000 से ज़्यादा हमारे जो है कोल्ड चेन के इक्विपमेंट्स के पॉइंट्स हैं जहां ये सब उपलब्ध है। सारे देश की हमने स्टेट्स के साथ मिलकर वैक्सीनेशन देने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं चीज़ों की, कोल्ड चेन के लिए वैक्सीन कैरियर्स हैं, मान लीजिए डीप फ्रीजर्स हैं, मोबाइल वैन्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, कितने हमारे पास हैं और कितनों की मान लीजिए और ज़रूरत हो सकती है, वो सब के प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस भी चल चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी एएमयू अपने 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। शताब्दी वर्ष समारोह कार्यक्रम में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। पीएम मोदी का शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में शामिल होना यूनिवर्सिटी के लिए गौरव का क्षण है। पीएम मोदी इस मौके को खास बनाने के लिए एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। कल सुबह 10 बजे एएमयू में एक वर्चुअल रैली होगी जिसे पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करेंगे। इसके लिए कैंपस में तैयारियां जोर पर चल रही हैं। बीते 5 दशकों में ये पहला मौका है जब कोई प्रधानमंत्री एएमयू के कार्यक्रम में शिरकत कर रहा है। एएमयू की स्थापना के 100 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि वर्चुअल तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 10 बजे का समय तय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और अपना संबोधन भी देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इस कार्यक्रम में शिरकत करने से पहले बाकायदा एक ट्वीट भी किया है प्रधानमंत्री ने, और अपने ट्वीट से जानकारी दी है कि वो कल सुबह 11 बजे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। ये जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके दी। नरेंद्र मोदी जी को इन्वाइट किया है, हम उसकी इन्विटेशन उन्होंने यहाँ पर बुलाने के लिए दिया है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए और आने से पहले ये वादा करें कि वो यूनिवर्सिटी को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी कैरेक्टर देंगे, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक नया हॉस्टल देंगे, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो बजट से जूझ रही है उसमें वो हमारी मदद करेंगे, तो हम उनकी यहाँ पर आने के, हम उनके फेवर में हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री हालांकि वर्चुअली इस शताब्दी समारोह में शामिल हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले कई विवाद भी खड़े हुए। पीएम मोदी को लेकर एक और इतिहासकार इरफान हबीब ने सवाल उठाए हैं, तो वहीं दूसरी ओर एएमयू के पूर्व छात्रों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। ये शताब्दी समारोह है एएमयू का, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं, तो उसके साथ ही साथ कुछ विवाद भी खड़े किए जा रहे हैं। इतिहासकार इरफान हबीब ने इसको लेकर टिप्पणी की है, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर टिप्पणी की है। तो प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम एक वर्चुअल का कार्यक्रम होगा, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी फिजिकली वहां पर मौजूद नहीं रहेंगे और टेक्नोलॉजी के जरिए इस समारोह में शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले कई विवाद खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक और इतिहासकार इरफान हबीब ने सवाल उठाए हैं, तो वहीं दूसरी ओर एएमयू के पूर्व छात्रों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। उत्तर भारत में ठंड ने कोहराम मचाया हुआ है। दिल्ली में तापमान 6 डिग्री से भी नीचे चला गया, तो वहीं दिल्ली से सटे यूपी के शहर गाजियाबाद और नोएडा में भी हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है। हरियाणा के गुरुग्राम में भी पारा नीचे जा रहा है। सर्दी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि रात के तापमान में थोड़ा सा सुधार आया है। पिछली कई रातों को रात का तापमान 0 से 6 डिग्री नीचे तक चला गया था, लेकिन गई रात को रात का तापमान -4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर दिन का तापमान 6 से 10 के बीच में रहता है। इस वक्त तकरीबन आधा दिन गुजर चुका है और इस वक्त जो हमें जो टेम्परेचर दिखा रहा है वो है 7 डिग्री सेल्सियस। उधर गुलमर्ग, पहलगाम और बाकी जो ऊंची जगह है सोनमर्ग, वहाँ पे भी सर्दी का कहर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है।
आज सुबह जब लोग नींद से उठे तो उन्होंने देखा कि नल वगैरह जो है वो बिल्कुल जम गए थे और नलों पे पहले गर्म पानी डालना पड़ा, तब जाके पीने का पानी आया। इस वक्त हम श्रीनगर शहर में डल लेक के किनारे खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि पानी की सतह जो है वो बिल्कुल जम चुकी है। हालांकि आधे दिन से ज़्यादा गुजर चुका है और सूरज निकलने के साथ ये जो है परत खुल जाती है और ये जो ऊपर जो जम गई है ये खुल जाते हैं। लेकिन आज जो है दोपहर के बाद भी ये जो ऊपर वाली परत जो है वो बिल्कुल जमी हुई है, क्योंकि आज बिल्कुल सूरज नहीं निकला और लगता है कि अगले 2-3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। ऐसा मानना वेदर डिपार्टमेंट का जो फोरकास्ट है उनका भी मानना है कि अगले एक हफ्ते तक ऐसा ही अबरालूद माहौल रहेगा। तो कुल मिला के देखें तो सर्दी का कहर जो है वो लगातार कश्मीर घाटी में बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट जाहिद रफ़ाई के साथ आरिश बिलाल, इंडिया न्यूज श्रीनगर। आज ज्योतिष और खगोल शास्त्र के नजरिए से बड़ी घटना घट रही है। आज रात सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा शुभ फल देने वाले बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। दोनों ग्रह एक दूसरे से मात्र 0.1 डिग्री की दूरी पर आमने सामने आ रहे हैं। इस नजारे को देश भर में लोग बिना दूरबीन के भी देख पा रहे हैं। खगोल विज्ञान में इस घटना को ग्रेट कंजक्शन का नाम दिया गया है। साथ ही आज साल की सबसे लंबी रात भी है। ऐसी दुर्लभ खगोलीय घटना हर 20 साल में होती है जब गुरु और शनि दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। लेकिन इस बार इन दोनों ग्रहों के बीच की दूरी सिर्फ 0.1 डिग्री होगी। ऐसा अनोखा संयोग करीब 400 साल के बाद हो रहा है। ऐसा महासंयोग साल 1623 में बना था, जब ये दोनों ग्रह बहुत करीब आ गए थे। आज की घटना के बाद ऐसा संयोग दोबारा अब साल 2080 में होगा, जब गुरु और शनि इतने करीब होंगे। वहीं राजधानी दिल्ली के नेहरू प्लेनेटोरियम में इस अनोखे नजारे का गवाह बनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान लोगों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इस अद्भुत नजारे को देखा है, दीदार किया है। बहुत बड़ी खगोलीय घटना है जिसको कंजक्शन, द ग्रेट कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन होता है जब कोई दो सेलेस्ट्रियल बॉडी, कोई दो प्लैनेट जब एक दूसरे के परस्पर इतने करीब आते हैं कि वो हमें धरती से एक दिखाई देते हैं। सो आज ये ग्रेट इसलिए है बिकॉज 2 बिगेस्ट जाइंट बॉल, जो सबसे बहुत बड़े हमारे 2 ग्रह हैं, जुपिटर और सैटर्न, पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा जुपिटर है, देन उसके बाद सैटर्न है। वो दोनों परस्पर एक दूसरे के इतने करीब आ रहे हैं कि डिग्री में अगर नापें तो 0.1 डिग्री का फासला इन दोनों के बीच में है। धरती पे से अगर हम देखेंगे तो ये बहुत ही मामूली फासला दिखाई देगा। हमें ऐसा लगेगा लगभग दोनों एक के पीछे एक हैं, जबकि दोनों कई किलोमीटर और कई मिलियंस का सफर तय करते हैं एक दूसरे से, इतनी दूरी है। और एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं फौरन वापस। एएमयू के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के शामिल होने को लेकर इतिहासकार इरफान हबीब ने सवाल उठाए। इसमें प्राइम मिनिस्टर आए या ना आए उससे क्या फर्क दुनिया पे पड़ता है, और खासतौर ऐसे प्राइम मिनिस्टर आए जो हिंदुस्तान के पुराने कल्चर को मिसरीड कर रहे हैं। तो ये तो कोई यूनिवर्सिटी के लिए इज्जत की बात नहीं मालूम होती। मुझे नहीं मालूम कि इदारे के हक में कितना है, अगर ग्रांट मिल जाती है तो क्या होता है, लेकिन जहाँ तक के रैशनल रिसर्च है उसके लिए तो बीजेपी जहर है। उसको मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो हमेशा से आरएसएस का तो ये तरीका ही रहा है, आज़ादी से पहले भी रहा, जब अंग्रेज़ नहीं बल्कि मुसलमान उनके दुश्मन थे। अब भी मुसलमान उनके दुश्मन हैं, अब अपने आप को समझते हैं कि इसी से हमको वोट मिल रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने गहरा शोक जाहिर किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेता मोतीलाल वोरा के आवास पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि दी। यहां राहुल और प्रियंका काफी देर तक बैठे रहे और परिवार के सदस्यों के साथ अपनी संवेदना जाहिर की। मोतीलाल वोरा को तबीयत खराब होने पर रविवार को देर रात दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसे खास संयोग ही कहेंगे कि कल रविवार को उनका जन्मदिन था और अगले दिन यानी आज सोमवार को उनका निधन हो गया। मोतीलाल वोरा पुराने कांग्रेसी रहे थे। गांधी परिवार के बेहद खास और करीबी नेताओं में मोतीलाल वोरा को शुमार किया जाता था। उनके निधन पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने शोक जाहिर किया है। राहुल गांधी,
और प्रियंका गांधी मोतीलाल वोरा के आवास पर गए, उन्हें श्रद्धांजलि दी और परिवार के सदस्यों को इस दुख की घड़ी में संवेदना जाहिर की। और इस वक्त एक बड़ी खबर बॉर्डर से आ रही है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। लगातार पाकिस्तान बॉर्डर पर एलओसी पर इस तरह की हरकतें करता रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने फिर से एक बार सीज फायर तोड़ा है। बड़ी खबर बॉर्डर से, लाइन ऑफ कंट्रोल से, जहां पर एक बार फिर से पाकिस्तान ने वही हरकत की है। लगातार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता आ रहा है, जो संधि है उसका उल्लंघन करता आ रहा है। एक बार फिर से बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है। पाकिस्तान के जवानों ने हिंदुस्तान को निशाना बनाकर गोलीबारी की और इस सीज फायर का ये जो सीज फायर का उल्लंघन होता है, इसका सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है उन लोगों को जो कि बॉर्डर एरियाज में रहते हैं। एक बार फिर से बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की गई है। और अब आखिर में चलते चलते आज का गीत। कॉमेडी और डांस से लोगों को दीवाना बनाने वाले अभिनेता गोविंदा आज 57 साल के हो गए। गोविंदा के जन्मदिन के मौके पर साल 1998 में आई उनकी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के इस खूबसूरत गीत के साथ आज आपको